how to solve the equation system of equation in the matrix method. Now in this video only thing you need is some basic knowledge of matrices and the equations. Let's start the video. Equation हमारी कुछ इस तरह से होंगी a1x plus b1y plus c1z is equals to z1. ऐसी सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. Now third equation is a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि हम करने क्या वाले हैं. उसके बाद घबराइए मत, क्योंकि मैं एक एक्चुअल क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर. करना क्या हमें, वी विल हैव 3 इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास होएगा क्वेश्चन के अंदर, और हमें उसे मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है. आपको ये बात पता होगी कि मैट्रिक्स का मेथड किस तरह काम करता है. मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, इन्वर्स भी निकालते हैं. इन्वर्स से आपको निकालना नहीं आता तो मैंने पीछे एक वीडियो में इन्वर्स निकालना सिखाया है, आप वहाँ देख सकते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स और इन्वर्स इन दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसे हम सॉल्व करना है. नॉर्मली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं हम अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, और भी किसी तरह मेथड से हम इसे यूज़ करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन जो वो मेथड्स होंगे वो थोड़े से लेंथी मेथड्स हैं, हमें उसको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है. लेकिन मैट्रिक के मेथड से हम यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी जल्दी से और आसानी से निकल के आ सकता है. तो देखते हैं हमें क्या करना है. हम मैट्रिक्स के आंसर से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे ना, दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. हाउ कैन वी राइट दिस इन मैट्रिक्स इज ax इज इक्वल्स टू b सच दैट हमारा हमने ax इज इक्वल्स टू b हमने एक स्टेटमेंट लिख देंगे अपने आप ही. और उस स्टेटमेंट को हम कैसे हम बनाने वाले हैं, हम ये दिखाएंगे कि ये जो ax इज इक्वल्स टू b है, ये एक इक्वेशन जो है इन तीनों को रिप्रेजेंट कर सकती है. इन 3 इक्वेशंस को हमें इसके अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे. क्या करेंगे हमको सब स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन लिखना है दैट लेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक इक्वेशन सच दैट वेयर a इज इक्वल्स टू, a हमारा क्या होगा, हमें इसके कोफिशिएंट्स को वैल्यूज को यहाँ लिख लीजिए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3. और इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू होगी, फिर x की और b की. x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि है ऑर्डर. ये जो मेरा मैट्रिक्स बना वो 3 क्रॉस 3 का मेरा मैट्रिक्स बना. 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया. कैसे 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि मेरे पास a1 a2 a3 सब अलग अलग वैल्यूज थी. लेकिन जब मैं x वाली बनाई मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल्स को रखूंगा. मेरे पास वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स. अब 3 वेरिएबल्स के साथ में अपना जब मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मैं 2 तरह से बना सकता हूँ. या तो मैं ऐसे अरेंज कर दूँ, या फिर मैं ऐसे कर दूँ, या तो कॉलम में या रो में, एक तरह से कर सकता हूँ. अगर मैं इसको कॉलम के अंदर में डाल देता हूँ तो मेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरा 1 क्रॉस 3. लेकिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पिछली टर्म की और अगली टर्म की जो है सेम होनी चाहिए. यानी कि 3 क्रॉस 3, जो मेरा a वाला मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और जब मेरा x वाला मैट्रिक्स मान लेते 1 क्रॉस 3 रखा, तो ये दोनों आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते. 3 क्रॉस 3 कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड विद 1 क्रॉस 3. वी नीड 3 क्रॉस 1 हेयर. इसलिए हम क्या करेंगे, 3 रोज और 1 कॉलम, इस तरह से हम इसको रखेंगे. 3 रोज और 1 कॉलम, इस तरह से जब हम इसे रखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ से मैट्रिक्स बन जाएगा x y z. 3 रोज और सिर्फ 1 कॉलम. तो इस तरह से हमें इसको रखना है a x, और अब रह गया हमारे पास b. a को फिल कर लिया, x को फिल कर लिया, b रह गया. b के लिए कौन सी 3 बच गई, ये 3 बच गए. अब इसको जो है हम b के अंदर जब हम रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखो सीधा से देखना है. अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को 1 क्रॉस 3 के साथ में, तो मेरा जो आंसर आएगा उसके अंदर, तो मेरा आंसर क्या, उसमें से पीछे के 2 हट जाएंगे और आगे का क्या बचेगा, 3 और 1. तो ये मैट्रिक्स मेरा होना चाहिए 3 क्रॉस 1 का. क्या हो जाएगा यहाँ से d1 d2 d3. इस ऑर्डर को जरूर याद रखना है. मैं इसके अंदर क्वेश्चन शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, ऑर्डर भूल जाते हैं. a मैट्रिक्स मेरा 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, x मैट्रिक्स मेरा 3 क्रॉस 1 का, और b मैट्रिक्स मेरा 3 क्रॉस 1 का. मतलब मैंने किस तरह से ऑर्डर निकाला, इस तरह से ऑर्डर निकालना है कि मैं अपने a मैट्रिक्स को जब मैं x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर b वाला बनेगा. इस तरह से हम अपने 3 मैट्रिक्स को निकाल लेंगे. क्वेश्चन की शुरुआत में 3 मैट्रिक्स आ जाएंगे. अब हमें इसका क्या करना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा. अब हम जब इस क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ एस्टेब्लिश कर चुके हैं
कि हमारा जो कंप्लीट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम ये बात रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो अब देखते हैं इसमें करने क्या वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम इसके लिए ax इज इक्वल्स टू b को जब हम लिखते हैं ऐसे, तो इसमें से मैं इधर दिखाता हूँ पहले एक बारी। ax इज इक्वल्स टू b जो मैंने अपनी इक्वेशन बनाई, मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स और ये b। क्या बात याद रखनी है, अब यहाँ पे मेन जो चीज़ याद रखनी है वो मेरे पास क्या रहेगा कि जब मैं a और इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो मेरे पास क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स a इक्वल्स टू I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे वो ऑर्डर उसका क्या भी हो, उसका आंसर क्या रहता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि ए बी जो मैट्रिक्स होगा मेरा वो इक्वल नहीं होगा बी ए के। क्या मैंने बोला कि जो मल्टीप्लाई करते हैं हम उसके अंदर कभी भी क्वेश्चन को इसके अंदर ए बी और बी ए जो है मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, मतलब ए को में मैट्रिक्स है, बी में पास कोई अलग मैट्रिक्स है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए को मैंने एक बार आगे रखा, दूसरी बार मैंने बी को आगे रखा, तो दोनों का जो एंड रिजल्ट है, जो आंसर है वो मेरा सेम नहीं होगा। तो इसलिए ए बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमोडेटिव जो होती है वो नहीं होती है। वैसे हम नॉर्मल नंबर में कर सकते हैं कि 2 इंटू 3 करा या 3 इंटू 2 करा, बात सेम होती है, 6 आएगा आंसर। लेकिन जब मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, तो मैट्रिक्स के अंदर जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही आए, हो सकता है इक्वल आ जाए लेकिन ज़्यादातर केसेस में इक्वल नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये बात याद रखनी है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसलिए याद ये रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को, तो अगर ए इनवर्स पहले वाली में आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे वाले में भी आगे ही होगा। ये नहीं कि आप इसको ऐसे लिख देंगे और इसमें ए इनवर्स पीछे लगा दें तो आपका गलत हो जाएगा। ए इनवर्स आपको दोनों तरफ आगे ए के साथ लगाना है। जब मैंने यहाँ ए इनवर्स लगाया तो मेरा हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और हमारा जो है किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, वो सेम का सेम आता है। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये जो है आपको एक स्टेप करके दिखाना है, दो स्टेप का काम बस। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब जैसे मेरा ए इनवर्स, ए जो था मेरा 3x3 का मैट्रिक्स था, तो ए इनवर्स भी मेरा क्या होगा, ए इनवर्स भी मेरा 3x3 का मैट्रिक्स होगा। अब ए और ए इनवर्स मेरा 3x3 का मैट्रिक्स है और बी जो है मेरा 3x1 का मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स इंटू बी जो मेरा क्या होगा, वो जो मैट्रिक्स होगा मेरा वो 3x1 का होगा, क्योंकि 3x3 आगे पीछे का, उसका आगे का कैंसिल हो जाएगा, इसका 3 और इसका 1, 3x1। ए बी जो ए इनवर्स बी जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो 3x1 का होगा और दूसरी तरफ जो मेरा एक्स होगा वो भी मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, 3x1 का। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपने मैट्रिक्स में थ्योरम पहले पढ़ी होगी कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाती है और उनका ऑर्डर भी सेम है तो क्या होता है, उनके हर एक एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x के तीनों एलिमेंट उसके तीनों एलिमेंट के इक्वल होंगे, तो x, y, z की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिकली मेन आइडिया जो हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इसके अंदर ax इज इक्वल टू b के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। जब आपने इसको इसमें डिवाइड कर दिया, हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और यहाँ से x इज इक्वल टू a इनवर्स b मेरा एक आ गया आंसर। तो यहाँ से मुझे सिर्फ x इज इक्वल टू a इनवर्स b निकालना है, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या करना है हमें। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ax इज इक्वल टू b हो जाएगा और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं a इनवर्स b। लेकिन काम यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने ये तो निकाल लिया कि x को कैसे निकालना है, लेकिन x को निकालते टाइम हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है रास्ते में। वो क्या होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब भी हमने सॉल्व करना मैट्रिक्स के फॉर्म में तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 क्या होता है, केस 1 के अंदर क्या होता है, या तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा या फिर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है। जो हमने ए अपना जो मैट्रिक्स हमने बनाया है, जो हमने उसके कोफिशिएंट्स को उठा के जो मैट्रिक्स हमने बनाया, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा पहले ये पता करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अगर आपको अभी भी इसको निकालना नहीं आता है इनवर्स को, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक देकर उस पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीटली बताया किस तरह से हम इनवर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने आपको बताया भी था उसके वीडियो के अंदर कि ए डिटर्मिनेंट जो है मेरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो नीचे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो कभी भी हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस केस के अंदर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब ए इनवर्स जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं जब वो 0 हो जाएगा। जब वो हो जाएगा 0, मतलब 0 नहीं होगा, जब मेरा ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हमें बिल्कुल क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और यहाँ से क्या बात आ जाएगी मेरी, यहाँ से बात आ जाएगी यूनिक सॉल्यूशन। अपना अगर 9th में आपको याद हो तो हमने पढ़े थे तीन नंबर मेथड्स पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन, और एक आता है हमारे पास इन्फाइनेट मैनी सॉल्यूशंस, और तीसरा हमारे पास आता था नो सॉल्यूशन। मैंने बताया था ना वीडियो स्टार्टिंग में, आपको बेसिक पता होना चाहिए इक्वेशंस का। इक्वेशंस की बेसिक में क्या बात आती है, जब भी हमें कोई भी 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस दे दी जाती है, उनको सॉल्व करके एक कॉमन एक आंसर निकालना होता है। तो हमें क्या करना होता है, उसमें हमारे 3 तरह के आंसर आ सकते हैं। पहला हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन, कि उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है जो तीनों पास होके जा रही है, तो वो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन फिर उसके बाद होता है इन्फाइनेटली मैनी के अंदर क्या होता है कि वो जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 नहीं 2 नहीं, वो इन्फाइनेटली बहुत सारे दे रहे हैं, हम बता नहीं सकते कितना। तो फिर क्या होता है, इस क्वेश्चन इस टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, जनरल एक निकाल देते हैं। क्योंकि अब सारे के सारे तो हम लिस्ट नहीं कर सकते ना कितने आंसर आएंगे, तो हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन आ जाए तो हम उसके अंदर जनरल एक निकाल देते हैं सोल्यूशन, और उसको वहीं छोड़ देते हैं। नो सोल्यूशन का आप कुछ नहीं कर सकते, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तब निकालोगे क्या। तो अब देखते हैं केस 2 के अंदर हम क्या करते हैं। केस 1 में तो क्या हो जाता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और नॉर्मल मेथड से आप x इज इक्वल्स टू में a इनवर्स b करके नॉर्मली आप अपना निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन जब केस 2 हो जाए, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो हमें क्या करना है आप देखते हैं। अब जब हमारा केस 2 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो है मेरा 0 के इक्वल आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमारा होता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। क्या करना है हमें, फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। एडजॉइंट ऑफ a को हमने b से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ अगर b आप a याद हो तो क्या होता है, कोफैक्टर्स को उसके अंदर अरेंज करके उसका ट्रांसपोज ले लेना है। a के कोफैक्टर्स को अरेंज करके उसका ट्रांसपोज ले लेना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये बात भी। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो है हमको निकाल लेना है। जब हम ये निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा सिस्टम जो है, क्योंकि भी 2 पॉसिबिलिटीज है, मैं बताया यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनेट मैनी, और नो सोल्यूशन। यूनिक के लिए हम अपने आप कर चुके हैं, पहले अपना क्या करना है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक इनफाइनेट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन 2 केसेस बचे हैं। इसके अंदर दोनों के दोनों इसी में एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या करते हैं हम पता लगाएंगे कि कब इनफाइनेट और कब नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें क्वेश्चन छोड़ना होगा। लेकिन अगर इनफाइनेट निकल सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, तो हम उसके लिए एक जनरल मेथड डेवलप करेंगे किस तरह से निकलता है। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हम निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे दो हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली तो कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू में जो b में मल्टीप्लाई किया वो मेरा 0 आ जाए। दूसरे में एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो है मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, या तो वो 0 के इक्वल आएगा या 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ से फिर वो आ जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और बात आ जाएगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन जब वो हो जाएगा 0, जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर मेरा 0 हो जाता है तो यहाँ से मेरी बात आ जाएगी नो सॉल्यूशंस, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट और मोर देन इट, देन इट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट इक्वेशन, बट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन। अगर वो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है तो मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हम क्या करेंगे यहाँ से, हम अब पहले जो हमारी जो 3 इक्वेशंस है उसके अंदर हम उसमें z को हम k मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू में k, मतलब z को हम एक मान लेते हैं कि वो एक कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमें जनरल मेथड निकालना पड़ेगा ना इनफाइनाइट के लिए। तो जनरल निकालने के लिए उसे हमें कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं z मेरा k है। जब मैं आपको यहाँ से k पुट कर लूंगा, और मेरी जो आपको पहले 2 इक्वेशन का याद है, a1x प्लस, पहले 2 इक्वेशन में क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1।
ये एक इक्वेशन थी, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। मैंने क्या किया, z की जगह मैंने x पुट कर दिया। मैंने जब z की जगह x पुट करा तो इन दोनों से यहाँ मेरा हो जाएगा k। जब मैंने दोनों तरफ k पुट कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स है, x y, x और y। अब यहाँ से आपको जो है x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। मान लीजिए x y की कोई भी वैल्यूज मेरी k के अंदर आ रही है, मेरा पास x की कोई मान लीजिए वैल्यू आ गई k+1, एज्यूम कर रहा हूँ मैं k+1 मेरी वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू मेरे पास आ गई k-1, और z की वैल्यू मेरे पास क्या थी k। तो ये मेरा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन, और यहाँ पे हमें आंसर छोड़ देना है। ऐसे मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन और क्या करना है इसके अंदर आप सोच सकते हैं, अगर आप ऐसे सॉल्व करने हैं तो कर लीजिए। मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है ये भी आपको, तो आपको फिर वही से वही काम कर सकते हैं। इसको जो है आप दूसरी तरफ ले जाएं और यहाँ मेरे कांस्टेंट बन जाएंगे, और दोबारा से फिर आप खेल सकते हैं वाला ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब मैं इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ केस 1 को उठाने वाला हूँ, जहाँ मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल 0 के नहीं आ रहा है। जब वो 0 के इक्वल नहीं है, मैं सिर्फ उस केस को इस वीडियो में उठा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा भी केस उठाऊं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरी वीडियो उसकी बना दूंगा। अब इस डिटरमिनेंट 0 जब नहीं आ रहा तो उसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का एक एग्जांपल देख सकते हैं बस। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास तीन जो है मेरे पास इक्वेशंस है, मेरे पास मेरी अब तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अभी मैट्रिक्स की फॉर्म से सॉल्व करना है। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लेट ax इज इक्वल्स टू b सच दैट ए क्या होगा हमारे पास, ए मेरे पास क्या होंगे, इसके सारे कोफिशिएंट्स होंगे सिर्फ इनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली 2 3 5 3 5 2 5 2 3, और यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारे पास, x मेरे पास हो जाएगा x y z, ठीक है। और इधर से क्या मेरे पास आ रहा है, b क्या हो जाएगा मेरे पास, b हो जाएगा 15 12 13। अब मेरे पास क्या स्टेप 1 क्या रहेगा, मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू में इससे कनेक्टेड रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 15 - 4। अब अगला देखते हैं क्या आएगा, माइनस का एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, 3 से इससे कनेक्टेड रो और कॉलम कैंसिल, 9 - 10, माइनस का 3 इंटू में 9 - 10 माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस में इससे 5 प्लस का प्लस माइनस प्लस और 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे कनेक्टेड रो और कॉलम कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 6 - 25, क्या हो जाएगा 5 इंटू में 6 - 25 माइनस का 19, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है मेरा माइनस का 70 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसके इन्वर्स के लिए आपको सिर्फ 3 कोफैक्टर्स निकाल के दिखा रहा हूँ इसके, उसके बाद बाकी के कोफैक्टर्स मैं इसके अंदर मैं नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसका इन्वर्स निकाल के आगे प्रोसीड करूँगा। 3 निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे करना, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। ये क्या करना है, मुझे a11 का मुझे कोफैक्टर निकालना है। मेरा a11 जो है ये वाला मेरा वाला पार्ट है, इसको कोफैक्टर उसको मैं कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। जब मुझे इस 2 का कोफैक्टर निकालना है तो क्या होगा, इस 2 का निकालना है तो इससे कनेक्टेड रो और कॉलम कैंसिल कर दूंगा एक बार के लिए मैं, और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 15 - 4 -11। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ रहा है तो एक माइनस अपने तरह से एक्स्ट्रा। क्या होगा, इस 3 का निकालना है तो 3 के ऊपर हाथ रख के यहाँ से इस तरह कनेक्टेड रो और कनेक्टेड कॉलम कैंसिल, और हो जाएगा 9 - 10, क्या हो जाएगा माइनस का 1, और हो जाएगा अल्टीमेट +1। अगला देखते हैं A13 में क्या करना है, ये वाला निकालना है अब मुझे। ये क्या है, प्लस माइनस प्लस, अब मैं इसको यहाँ से कनेक्टेड रो और कॉलम को काट दूंगा, यहाँ से हो जाएगा 6 - 25 माइनस का 19। अब यहाँ प्लस था तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर निकालेंगे और उसके अंदर इन्वर्स में पुट करेंगे। तो अब मैंने ए का इन्वर्स निकाल के रख लिया यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए, ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं हम शुरू। ए इन्वर्स इंटू बी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से एक बार के लिए मैं 170 तो लिखना पड़ेगा साथ में, 1/, माइनस का 70, माइनस का 70 आपको याद होगा मेरा डिटर्मिनेंट था 1/, उसका एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटर्मिनेंट आता है, तो माइनस का 70, और यहाँ से ऊपर अंदर क्या आ जाएगा 11, 1 - 19, 1 - 19,
11 और -19 11 1। अब -2 में क्या करना, मल्टीप्लाई करना, बी क्या था मेरे पास 15 12 13। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 170। अंदर क्या आ जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस, यहाँ मेरी पहली टर्म, ना दिस इंटू दिस, ये मेरी दूसरी टर्म, और यहाँ से दिस इंटू दिस, ये हो जाएगी मेरी तीसरी टर्म। क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -70, इसको हटा देता हूँ, माइनस का 70 और यहाँ से आ जाएगा -140। जब ये -70 अंदर जाएगा तो मेरे पास क्या डिटरमिनेंट आ जाएगा, मेरा 112। और मेरे पास जो एक्स वाई जेड के जो एक्स के मेरा जो इक्वल है वो ये आ रहा है, तो वो क्या है मेरे पास एक्स वाई जेड। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2। सिंपल क्वेश्चन है, इसके आप कर सकते हैं आगे अपने आप।